हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। संजना अपनी सौतेली माँ मीनाक्षी और सौतेली बहन गुंजन के साथ रहती है। उसके पिता राजेंद्र की मौत के बाद मीनाक्षी ने सारी जायदाद हड़प ली थी और अब वो और उसकी सगी बेटी गुंजन दोनों बेचारी संजना संग किसी नौकरानी की तरह पेश आ रहे होते हैं। संजना की आवाज बहुत मीठी होती है और उसे गाना गाना बहुत पसंद होता है। ओ मैडम, अपना ये गाने का टेप बंद कर अब, वरना एक लपड़ लगाऊंगी। चल चल जल्दी से सारे घर की साफ सफाई करके चमका दे। मेरी सहेलियां आ रही हैं, किटी पार्टी है आज। ठीक है माँ। 1000 बार कहा है तुझसे कि मुझे अपनी माँ मत कहा कर। तू सिर्फ इस घर की नौकरानी है और कुछ नहीं, समझी तू? तुझे हम पाल रहे हैं, वही अपना सौभाग्य समझ, वरना सड़क के कुत्ते के जैसे हाल हो जाते तेरे। हाँ, आई बड़ी। और हाँ, तुझे मेरा प्रोजेक्ट भी करना है और बाद में मेरे लिए 2 चीनी वाले पराठे और चाय लाना मेरे कमरे में। ठीक है गुंजन। संजना बेचारी दिन भर सिर्फ काम ही करती रहती। एक दिन उसके हाथों से तेल का पैकेट फटकर तेल पूरे फर्श पर गिर जाता है। तभी वहां पर मीनाक्षी आती है और वो धड़ाम से फर्श पर गिर जाती है। अरे मर गई। या, कमर की हड्डी चकनाचूर हो गई। ये मेरी तो कमर गई। माफ कर दीजिए माँ, वो मेरा मतलब मालकिन, वो मुझसे गलती से ये तेल का पैकेट वो। तभी मीनाक्षी संजना को बेलन से मारती है। अरे क्यों रही कलमुही कहीं की? अरे तूने तेल को क्या पानी समझ रखा है? पता है तेल का भाव क्या चल रहा है आजकल? सारे तेल का सत्यानाश कर दिया और ऊपर से मेरी कमर भी तोड़ दी। अरे ले और ले, और ले। मत मारिए, मत मारिए, दर्द हो रहा है मुझे। मत मारिए। माँ, इसे और मारो, इसने मेरे प्रोजेक्ट को भी अच्छे से नहीं किया। वो बेवकूफ सुष्मिता क्लास में नंबर 1 आई, जबकि नंबर 1 मुझे आना था। इस तरह मीनाक्षी और गुंजन दोनों संजना पर भरपूर अत्याचार किया करते। वो घर मानो संजना के लिए जेल बन गया था, जहाँ उसे रोज मार पड़ती थी और उसे रोज ढेर सारा काम करना पड़ता था। गुंजन के कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है, लेकिन बेचारी संजना तो सिर्फ 7वीं तक ही पढ़ी थी। अब दोनों की उम्र शादी की हो चुकी थी। हेलो संजना, एक बात कहूँ, तुम ना बहुत अच्छी मेहंदी बनाती हो। मेरी शादी में मेहंदी आर्टिस्ट का खर्च बच जाएगा। तुम जो हो मेरी किस्मत भी कितनी अच्छी है ना, मुझे तुम जैसी नौकर मिली है, जिसे मैं जो आदेश दूं वो उसका पालन करती है। संजना को उस बात का बहुत बुरा लगता है। एक दिन जब संजना छत पर साफ सफाई कर रही होती है, तभी वो ऊपर से नीचे गिरती है और उसके हाथ पर गहरी चोट लगती है, जिसके कारण डॉक्टर उसके ये कह देते हैं कि वो अब फिर कभी उस हाथ से काम नहीं कर पाएगी। ओहो, अब तो तू कभी भी इस हाथ से काम नहीं कर पाएगी। एक हाथ से कौन तीर मार देगी तू, हैं? अब तू हमारे किसी काम की नहीं है, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं तेरी शादी बस अब करा दूंगी। क्या माँ, आप मुझसे पहले संजना की शादी करा रही हो? लेकिन क्यों माँ? चुप कर, तू है चुप कर गुंजन। मैं अब इसकी शादी कराने वाली हूँ और वो तय है। मीनाक्षी एक ज्यादा उम्र वाले आदमी से संजना की शादी करा रही होती है। उस आदमी का नाम विनोद होता है। लड़की तो अच्छी है मीनाक्षी जी, बस रकम कुछ ज्यादा लग रही है। अरे ओ विनोद के बच्चे, खुद को हीरो समझ रखा है क्या तूने? अपनी शक्ल और उम्र देखी है? जितना कह रही हूँ उतनी ही रकम दे और ज्यादा भाव ताव मत कर मेरे साथ। लड़की का एक हाथ भले ही काम से गया है, लेकिन पूरी की पूरी वो तेरी ही है। बुढ़ापे में तुझे ऐसी लड़की कहीं मिलेगी भी नहीं। अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसों का बंडल। मीनाक्षी विनोद से पैसों का बंडल लेती है और वो बेचारी संजना की जबरदस्ती विनोद संग शादी करा देती है। मालकिन, मालकिन, ये आपने क्या कर दिया? ये किस पिंजरे में भेज रही हो आप मुझे मालकिन? वो भी एक बूढ़े आदमी के साथ। मुझे नहीं जाना है। ज्यादा रोना धोना तो मत कर और चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर चली जा यहाँ से। हाँ,
विनोद संजना का हाथ कस के पकड़ता है और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। लेकिन जब घर जाकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, तभी संजना लैंप उठाकर उसका सर फोड़ती है। आ तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा। रुक जा, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। तुझे इसकी सजा तो मिलकर ही रहेगी। विनोद संजना को बैम्बू से मारने लगता है और संजना बेचारी दर्द से कराहते हुए जोर जोर से रोती है। आह! आह! नहीं! नहीं! तभी अचानक से वहां पर संजना को एक मिर्ची पाउडर का डिब्बा दिखता है। वो उसे खोलकर विनोद के चेहरे पर मिर्ची पाउडर फेंककर वहां से भाग जाती है और विनोद की आंखें जलने लगती हैं और वो चीखते तड़पते रह जाता है। आ, छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं। संजना भागते भागते रेलवे स्टेशन पहुंचती है और वो ट्रेन में बैठकर एक नए शहर में पहुंच जाती है। वहां पर वो काम ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी काम ना मिलने पर वो बहुत परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूं? मेरा एक ही हाथ काम करता है, दूसरे से तो मैं कुछ काम नहीं कर सकती। अब इस एक हाथ के साथ मैं क्या करूं? संजना मंदिर के बाहर बैठकर गाना गाने लगती है। उसकी मधुर आवाज सुनकर लोग उसे पैसे देने लगते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अरे वाह वाह, क्या मधुर आवाज है तुम्हारी बेटी। बिल्कुल मीराबाई की तरह गा रही हो तुम तो। हाँ हाँ, ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा साक्षात धरती पर अवतरित हुई है। धन्यवाद काका, धन्यवाद दीदी। ये लो बेटी, ये पैसे शगुन के तौर पर रख लो। और ये लो, मेरी तरफ से भी कुछ पैसे हैं, और ये खाना भी रख लो। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त का पता ही नहीं चलता कब मंदिर के बाहर गाने वाली संजना एक बड़े सिंगिंग कंपटीशन को जीतकर सीधे फिल्मों में गाने लग जाती है और देश की सबसे बड़ी सिंगर बन जाती है। जब वो एक दिन अपने गांव में एक कॉन्सर्ट करने आती है, तभी गांव में ज्यादा लोगों को म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं होगा और जाहिर सी बात है मालकिन और गुंजन को भी पता नहीं होगा। मैं उनसे मिलाती हूँ या फिर उन्हें दूर से ही देख लूंगी। संजना मीनाक्षी और गुंजन के घर के बाहर से झांकती है। तभी वो देखती है कि गुंजन का पति उसे बेल्ट से मार रहा है और व्हील चेयर पर बैठी हुई बूढ़ी मीनाक्षी कुछ कर नहीं पा रही है। हे भगवान, ये क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। आह! आह! अरे छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। संजना पीछे से आकर उस आदमी को मारती है और उसे रस्सी से बांध कर रखती है। थोड़ी देर बाद पुलिस आकर उस आदमी को गिरफ्तार करके जाती है। मीनाक्षी और गुंजन को पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होता है। मुझे माफ कर दे संजना, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। तूने सौतेली होकर भी मुझे कभी परायों जैसा नहीं समझा। मार खाती थी लेकिन कभी कुछ नहीं बोला, और मैं बहुत बुरी हूँ। माफ कर दो संजना, आज अगर तुम नहीं होती तो वो मेरी जान ही ले लेता। आजा मेरी बच्ची, अपने माँ के पास आजा। माँ। संजना भावुक होकर मीनाक्षी के गले से लगकर रोती है। उस दिन सब कुछ ठीक हो जाता है और सौतेले रिश्ते सगे रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और तीनों शहर में एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। एक गांव में शौर्य अपने माता पिता चिरंजीव और मालती के साथ रहता था। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम अनुष्का था। शौर्य एक दिन हिमाचल की सैर करने जाता है, तभी वहां से लौटकर वो शादी करके आता है। दरवाजे पर उसके साथ उसकी बीवी गुलाबो होती है, जो कि पहाड़न होती है। उसके कपड़े भी पहाड़नी होते हैं। शौर्य और गुलाबो के गले में वरमाला होती है और गुलाबो की मांग में शौर्य के नाम का सिंदूर था। माँ, ये गुलाबो है, मेरी बीवी और आपकी नई नवेली बहू। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने एक पहाड़न लड़की से शादी की है। इस पहाड़न लड़की का बैकग्राउंड कहाँ और तू कहाँ? मालती, ये क्या कर दिया हमारे बेटे ने?
अरे इसी दिन के लिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया है क्या हमने? कितने ख्वाब से जाए थे मैंने कि मेरी भाभी एक मॉडर्न और पढ़ी लिखी स्टाइलिश भाभी होंगी, लेकिन इसे कौन से पहाड़ से उठाकर लाए हो आप शौर्य भैया। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को मुझे अपनाने में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन मैं अपने शौर्य जी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनके लिए इतनी दूर से आई हूँ, और माँ जी, मैं आपको एक आदर्श और सर्वगुण संपन्न बहू बनकर ही दिखाऊंगी। ये मेरा आप सभी से वादा है। माँ, अब तो आप हमारी आरती उतारिए और गुलाबों का गृह प्रवेश कीजिए। ना ना, जब मैं इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं हूँ तो मैं इसका गृह प्रवेश भी क्यों करूँ? इसे तो घर से बाहर ही निकाल दो। इन पहाड़न लड़कियों का क्या भरोसा, शहर आकर इनके हाव भाव पूरे बदल जाते हैं। और ये मासूम से एकदम चालू बन जाती है। गुलाबों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगली सुबह अपनी पहली रसोई की रस्म में वो सारा पहाड़ी खाना बनाती है और एकदम अच्छे से डाइनिंग टेबल सजा देती है। सब तैयार है। बबरू, शकुली, चना माद्रा, आलू पालदा, सिद्धू, अकोत्री, खट्टे चने, सब तैयार है। अब बस सबको पसंद आ जाए। तुम सुबह सूरज सर पर चढ़ने से पहले उठी हो और तब से ये सारा खाना बना रही हो। देखना गुलाबो, सबको तुम्हारे हाथ का खाना जरूर पसंद आएगा। सभी जब वो सारा खाना खाते हैं तभी उन्हें वो खाना बहुत पसंद आता है। वाह, ये पूरियां तो अमेजिंग है, और ये खट्टे चने, उफ, मजा ही आ गया, बाय गॉड। और ये पापड़, इसका स्वाद भी कितना बढ़िया है ना अनुष्का दीदी? पापा जी, ये बाबरू है पूरियां, और ये शकुली है पहाड़ी पापड़, एकदम बढ़िया और टेस्टी। लीजिए ना, और लीजिए जी, भर के खाइए अच्छे से। ये सारा खाना मैंने बनाया है। क्या ये सारा खाना तूने बनाया है? हमें तो लगा कि ये सब ऑर्डर्ड फूड है। उठो चलो, हम इस पहाड़न गुलाबों फुलवाबों का खाना नहीं खाएंगे। हाँ चिरंजीव जी, अनुष्का, मैं खिचड़ी बना देती हूँ। लेकिन माँ जी, क्या हुआ? कुछ बोलिए तो। मैं बना दो खिचड़ी, एकदम मस्त बनाऊंगी। एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। अरे चुप हो जा तू, बकर 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 बकर, बस मुंह चलाती ही रहती है। तेरी आवाज ना चुभती है हमारे कानों में। शौर्य, तेरी ये बीवी ना मुझे जो है भैरी बनाकर दम लेगी। हाँ लेकिन मालती, मैं क्या कह रहा हूं, क्यों ना हम खाना खा लें? मतलब इतना बढ़िया खाना है, क्यों छोड़ें, हैं? अच्छा जी, खाइए खाइए, मत छोड़िए। फिर खाने के बाद ना मैं आपको छोड़ दूंगी, ठीक है? ठीक है, मैं तभी दुनिया में सबसे सुखी इंसान हो जाऊंगा। क्या कहा? कुछ कुछ भी तो नहीं। मालती, अनुष्का और चिरंजीव तीनों गुलाबों के हाथ का खाना नहीं खाते हैं, और इस कारण गुलाबों को बहुत बुरा लगता है। वो बहुत उदास हो जाती है। कोई बात नहीं गुलाबो, इन लोगों को तुम्हें अपनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगले दिन घर में ढोल नगाड़े बजते हैं और मालती ऋतिका नाम की लड़की को घर में लाती है और उसके सर पर चुनरी होती है। ऋतिका काफी मॉडर्न लड़की होती है। माँ, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब? अरे बेटा, ये सब तेरी शादी की तैयारी हो रही है। तेरे और ऋतिका की शादी की बधाई हो। मेरे और ऋतिका की शादी? ये आप क्या कह रही हो माँ? एकदम सही तो कह रही हूँ। अरे तूने इस पहाड़न लड़की से शादी की है, लेकिन हमारे सामने नहीं की है, इसीलिए हम तो इसे बहू को मान ही नहीं सकते हैं। हाँ, और वैसे भी मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मेरी बहू मॉडर्न और पढ़ी लिखी हो, बिल्कुल तेरी तरह। ऋतिका और शौर्य की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, सच में। माँ, आप ये सब नहीं कर सकती। मेरी बीवी सिर्फ गुलाबो है और मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। तुझे शादी करनी पड़ेगी, वरना तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। हाँ, समझ गया तू? अगर तुझे अपनी माँ की 13वीं का लड्डू खाना है ना तो कह दे, मैं अभी इस ऋतिका को यहाँ से भगा देती हूँ। माँ? मालती की बातों को सुनकर शौर्य मजबूर हो चुका था। उसे ना चाहते हुए भी अपनी माँ की खुशी के लिए ऋतिका से शादी करनी ही पड़ती है। लेकिन शादी होते ही ऋतिका गुलाबों का सामान घर के बाहर कचरे में फेंक देती है। ऋतिका, ये तुमने क्या किया? ये सब मेरी बीवी, मेरी गुलाबों का सामान था। शौर्य, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अकेले में की हुई शादी नहीं होती। मैं और तुम्हें सबके सामने शादी की है, इसीलिए मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ।
शौर्य कुछ नहीं कर पाता और गुलाबो को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। गुलाबो बेचारी अब अकेली ही रहने लगती है। वो अब वापस पहाड़ों में जा नहीं सकती थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारती और गांव में कहीं काम ढूंढने लगती है। काम न मिलने पर वो अपना एक छोटा सा ढाबा खोलने का तय करती है, जिसमें वो पहाड़ी खाना बेचती है। मालती ने शौर्य को कसम दे रखी थी और उसी कसम की वजह से शौर्य गुलाबो से बात तक नहीं कर पा रहा था। गुलाबो और शौर्य की दूरियां बहुत बढ़ चुकी थीं। लेकिन गुलाबो दिन भर ढाबे पर खाना बनाकर बेचती थी, जिसमें वो पूरे दिन व्यस्त रहती थी। अरे वाह भाई वाह, ये पहाड़ी खाना तो बहुत ही बढ़िया है, सच में मजा ही आ गया। और तो और ये पहाड़ी चाय और ये स्नैक्स, ओहो, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त। गुलाबो का ढाबा बहुत ही अच्छी तरह से चल पड़ा है और वो खूब तरक्की करने लगती है। ये सब शौर्य को पता चल जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है। मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली गुलाबो की जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगा है। वो अकेली ही इंडिपेंडेंट हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। एक दिन शौर्य और बाकी घरवाले देखते हैं कि रितिका सारा पैसा लूट कर भाग चुकी है और तभी चिरंजीव को हार्ट अटैक आ जाता है। चिरंजीव को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसका इलाज शुरू किया जाता है। लेकिन शौर्य को जब नर्स बिल के बारे में बताती है, तभी उसके होश उड़ जाते हैं। एक्सक्यूज मी, 2 घंटे के अंदर 50,000 रुपए जमा कर दीजिए, वरना हमें ना चाहते हुए भी आपके पिता का इलाज रोकना होगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। वो रितिका सब कुछ लूट कर भाग गई है। तभी वहां पर गुलाबो आती है और वो हॉस्पिटल का बिल पे करती है। गुलाबो को देखकर मालती भावुक हो जाती है। धन्यवाद गुलाबो, तू ही मेरी बहू है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मुसीबत के वक्त तूने ही हमारा साथ दिया है। मेरा ससुराल है तो मुझे अपने ससुराल वालों की देखरेख तो करनी ही होगी ना। पापा जी मेरे पिता जैसे हैं और आप मेरी माँ। मालती और गुलाबो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और इस तरह सबको अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और गुलाबो अपने ससुराल में वापस आ जाती है और सभी खुशी के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।